प्रिय छात्राओं, आज पुनः उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए बात को आरंभ करता हूँ। पूस की रात एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि जिसके संदर्भ में जितनी दृष्टिकोण से जितनी सारी बात की जाए कम ही है। और यह बात कहानी के कथानक के साथ चलते चलते चलेंगे तो और बेहतर ढंग से इस पर हम बात कर पाएंगे। पिछली क्लास में या यूं कहो पिछले व्याख्यान में मैंने यह समझाने या यूं कहें कि खुद भी समझने का यह प्रयत्न किया था कि प्रेमचंद कैसे एक अनोखे रचनाकार हैं जो मनुष्य और जानवर के साहचर्य को इस कहानी में व्यक्त करते हैं जबरा कुत्ते के माध्यम से। और उन दोनों में किस तरीके से एक खास किस्म का आत्मीय और मैत्री भाव है जिसके तहत उनके मिलन का सुख एक स्वर्गिक आनंद में बदल जाता है। एक और बात इसके आगे जो खुलती है इस व्याख्यान के आगे, वो है कर्तव्य बोध। जब मैत्री और साहचर्य भाव साथ साथ होता है तो अपने आप कर्तव्य बोध एक सहज बोध के रूप में दोनों में आ जाता है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो मनुष्य हो। मनुष्य में थोड़ा सा विवेक का आलंबन ऐसा है कि जो चीज़ों के महत्व का विश्लेषण तो कर ले जाता है, लेकिन जानवर लगभग लगभग सीधी सीधी बात समझता है और सीधी सीधी बात के तहत अपना कर्तव्य बोध का निर्वाह करता है। मैंने बताया कि दोनों ही बिल्कुल ठंड में पड़े हुए हैं, बिल्कुल ठंड से सिकुड़ रहे हैं और साथ ही साथ उस ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से आत्मीय भाव में एक बार लिपट तक जाते हैं। इसी बीच यह घटित होता है कि जबरा को यह पता चलता है कि खेत में कुछ जानवर घुस आए हैं। वह तुरंत ठंड भूल जाता है। अब हल्कू थोड़ा आलस करता है लेकिन वो ठंड को नहीं भुला पाता, लेकिन जबरा के कर्तव्य बोध में ऐसी चेतना आती है कि इस कर्तव्य बोध के कारण वह तुरंत छलांग मारकर उतर जाता है और खेत के चारों ओर जोर जोर से भौंकना शुरू करता है ताकि ये जानवर भाग जाए और खेत बच जाए। वास्तव में घर से जबरा और हल्कू दोनों ही खेत की रक्षा के लिए आए हुए हैं। इस भाव को और ठंड के कारण दोनों सिकुड़ रहे हैं और हल्कू तो एक बार उस ठंड के कारण अपने कर्तव्य बोध से च्युत सा हो जाता है, लेकिन जबरा में कर्तव्य बोध इतना जबरदस्त है कि वो अपने कर्तव्य बोध से नहीं भागता है, हल्कू की तरह कर्तव्य बोध से च्युत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जबरा बार बार भड़कता रहता है। यहाँ पर एक अद्भुत किस्म की इच्छा शक्ति देखने को मिलती है, चाहे वो जानवर ही क्यों न हो, उसमें अगर उत्कृष्टतम इच्छा शक्ति होती है तो वो सब कुछ भूलकर कर्तव्य बोध के पथ पर अग्रसर हो सकता है। इसकी ओर प्रेमचंद इशारा करते हैं कि वैसी ही ठंड हल्कू को लग रही है और वैसी ही ठंड जबरा को भी लग रही है, लेकिन जबरा दौड़ दौड़ कर भूखने लगता है। और इस ठंड से बचाने के निमित्त हल्कू उसे बुकलाता भी है, लेकिन वो अपने कर्तव्य बोध से च्युत नहीं होता है और वो बार बार दौड़कर उन जानवरों को भगाने के निमित्त भौंकता रहता है। प्रेमचंद लिखते हैं
कि ऐसा, प्रेमचंद लिखते हैं कि यह वर्णन प्रेमचंद की दृष्टि में देखें केवल भोंकने का। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, प्यार पूर्वक को बुलाता है कि मत जाओ, कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो अपने कर्तव्य बोध पर डला रहता है, चुमकार करके बुलाता है, फिर भी पर वह उसके पास ना आया, फिर भी वह उसके पास नहीं आता है। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भोंकता रहा, एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत फिर दौड़ पड़ता। हल्कू के बुलाने पर एक क्षण के लिए वो आ जाता, लेकिन पुनः कर्तव्य की हुंकार उसके मन में ऐसी उठती कि फिर से उनको भगाने के लिए दौड़ने लगता है। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। जैसे मनुष्य के अरमान होते हैं कि यह चीज पालें, और उसकी वजह से उसमें अदम्य इच्छा शक्ति आती है, अदम्य उत्साह आ जाता है अरमान को पूरा करने का। उसी तरीके से हल्कू के इस जबरा कुत्ते के मन में अरमान सा जगता है कि यदि हम खेती की रक्षा के लिए आए हैं तो जानवरों से इस खेती को बचाना हमारा परम कर्तव्य है, और वह भूखता दौड़ता है। इधर हल्कू की क्या स्थिति है, इस हवा के कारण वह स्थिति क्या है, वह भी इस कारण उठ बैठता है। प्रेमचंद लिखते हैं कि हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती में मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। ये भाव ये है कि उठने के बावजूद उसकी स्थिति नहीं हुई कि जो जानवर घुसाया उसको जाकर के देखे और देख करके उसमें जबरा का साथ दे और उनको भगाए। बस वह केवल उठ गया और दोनों घुटनों को बिल्कुल छाती में मिलाकर उसमें छिपा लिया कि इससे शायद थोड़ी सी गर्माहट पैदा हो। देखते हैं क्या होता है, क्या ऐसा होता है। प्रेमचंद खुद लिखते हैं, फिर भी ठंड कम न हुई। ये कोशिश किया कि थोड़ा सा गर्मी शरीर में आए तो शायद जा करके भगाए, लेकिन यह कोशिश कामयाब नहीं रही, ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था, ये प्रेमचंद के शब्द में दोहरा रहा हूं, कोट अनकोट, ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। भाई आखिर जाए भी कैसे, ठंड से उसके शरीर का सारा खून जम सा गया है। और आगे प्रेमचंद के शब्दों में, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। क्या शब्द का प्रयोग है। जो शरीर की धमनियां हैं, नसें हैं, उसमें खून की जगह ऐसा जान पड़ता है जैसे बर्फ बह रहा हो, हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। कुल मिला के रात तो काटनी है। अब कर्तव्य बोध जो है अलग रूप में परिवर्तित हो जाता है, एक ऐसी जिम्मेदारी में परिवर्तित हो जाता है कि जानवर से बचाना खेती के लिए खेत को वह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। खेत को बचाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस ठंड से अपनी जान बचाना है। और इस ठंड से जान कब बचेगी, जब रात पूरी हो जाएगी। इसलिए वह ये देखना चाहता है कि आखिर रात कब बीतेगी। और रात बीतने के लिए पुरानी पद्धति जो है, आसमान देखकर, चांद देखकर यह अंदाजा लगाते थे कि कितनी रात अभी बाकी है। हल्कू के यहाँ हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उसकी इस दिनहीन दशा और स्थिति के भीतर उसके पास उस जमाने में घड़ी भी रही होगी कि समय देखकर, घड़ी में समय देखकर यह जान सके कि ऐसा है कि अभी रात कितनी बाकी है। इसलिए वो आसमान की ओर देखता और उसको वह पता लगाना चाहता है कि अभी रात कितनी बाकी है। तो चांद और तारों के माध्यम से यह पता चलता है। तो वो देखता क्या है, सप्तर्षि अभी आकाश में आए भी आधे भी नहीं चढ़े। इससे अंदाज लगेगा कितनी रात बीत गई, यानी कि अभी आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब ही कहीं सवेरा होगा। यह सवेरा में एक संकेत भी है कि सप्तर्षि ऊपर आए तब सवेरा होगा, यानी कि केवल रात ही नहीं बीतेगी, जब सुबह होगी तो अपने आप इस ठंड से निजात मिलेगी। और जब इस ठंड से निजात मिलेगी तो शायद हल्कू और जबरा के जीवन का भी सवेरा हो। अभी पहर से ऊपर रात है।
अभी रात काफी बाकी है, पहाड़ से ऊपर है। तो अब भाई रात तो काटनी ही पड़ेगी, सवेरे तक का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए अब हल्कू अपने जान बचाने के लिए, अपने और जबरा को सुख देने के निमित्त खेत को बचाने की चेतना के बजाय ठंड को मिटाने की चेतना से युक्त हो जाता है। तो खेत से थोड़ी दूर पर वहां पर एक आमों का बाग था, और मौसम में थोड़ा सा पतझड़ शुरू हो गया था, और आग और शीतलता यानी ठंड का आपस में 36 का रिश्ता है। तो अगर हल्कू को अपने ठंड से बचना है तो उसके लिए आग का इंतजाम करना है। तो परंपरागत तरीके को ये देखता है और सोचता है कि वहीं खेत में, आम के खेत में चलते हैं, उसकी सूखी पत्तियां कुछ इकट्ठा करते हैं और किसी तरीके से हम आग जलाते हैं जिससे ठंड को भगाया जा सके। यह नुस्खा काम आता है। वह जाता है और वहां पे पत्तियों को थोड़ा सा बटोरता है हिम्मत करने के। अब देखो, पहला काम तो यह है कि वो पहले खेत को रक्षा जानवरों से करे, उसके लिए डंडे आदि से उनको भगाए। इस काम को छोड़ देता है। उससे बेहतर लगता है कि वो अपने आप को बचाए। वो बचाने के लिए बगल के खेत में जाता है, और वहाँ अरहर लगी हुई है। और अरहर में एक खास बात है कि एक दो उसमें ऐसी झाड़ होती है कि उस झाड़ से हम झाड़ू का काम उस अरहर से ले सकते हैं, और उसको उससे पत्तियों को बटोर लेते हैं। हल्कू ऐसा ही करता है, उनको बटोरता है। यानी कि वह भूल जाता है कि उसके खेत में जानवर घुस गए हैं और वो खेत को चर रहे हैं, खेत का नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब उसको समझ में आता है, जब वो उसको लेके आता है तब वो उसको लगता है कि यहीं चलते हैं, खूब सारी पत्तियां जलाऊं, उससे आग निकलेगी और उसको तापूं। लेकिन कोई भी स्थिति हो, वो इन चीजों से समझौता नहीं करना चाहता, बल्कि वो ये भी कह रहा है कि ऐसा करते हुए देख करके हो सकता है कि कोई उसे भूत समझ ले, लेकिन फिर भी कुछ भी समझे, अब बैठा नहीं रहा जाता है। अर्थात कुल मिलाकर ये बैठा नहीं रहा जाता। इस यह चेतना इस बात की नहीं है कि कुछ किए बिना रहा नहीं जाता, कुछ काम करना है, बल्कि उसके पीछे चेतना ये है कि किसी तरीके से वो गर्माहट लानी है जिसके द्वारा वह अपनी ठंड को दूर कर सके। उसने उखाड़ लिया और झाड़ू लगा करके पत्ते इकट्ठा शुरू कर दिए। अब इस काम में उसको एक और जरूरत है, उसको अपनी ठंड नहीं, जबरा की भी ठंड मिटानी थी। उसने पौधे उखाड़ लिए, उनका एक झाड़ू बनाया और सुलगता हुआ उपला उस लिए बगीचे की तरफ चला गया। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। अब जबरा भी उसके पास आ जाता है और उसे देख करके वो सोचता है कि खेत की रक्षा के लिए पास आ रहा, वो जानवरों को भगा देता है, देगा, उसकी जिम्मेदारी खत्म होगी। इस हिसाब से उसके पास आता है और उसको प्यार से दिखाने, प्यार जताने के लिए वो दुम हिलाने लगता है। हल्कू उस भावना को समझता है और वो कहता है कि भाई, ये जानवर भगाना बहुत बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ठंड के कारण रात बिताना बड़ा मुश्किल हो रहा है। खुद प्रेमचंद के शब्दों में कहते हैं, हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू। जबरा कुत्ता के लिए कैसा संबोधन, उत्कृष्ट संबोधन, जबरू संबोधन का चिन्ह। चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें, टांटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। यानी थोड़ी सी गर्माहट आ जाएगी, उसको ताप लेंगे, थोड़ा सा वो हो जाएगा, फिर आकर के सोएंगे, ये सब छोड़ो। अभी तो रात बहुत है। यानी थोड़ी बहुत रात होती तो चलो इसको भगा करके दिन हो जाता, गर्माहट आ जाती है, लेकिन बहुत रात काटनी है, इसलिए सबसे पहले शरीर में गर्मी लाना चाहिए। जबरा ने कूकू करके सहमति प्रकट की। यानी कि जबरा भी अब थक चुका था, ठंड ज्यादा लग रही थी, और उसने कूकू करके हल्कू की बात से सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। यानी हल्कू के साथ साथ वो भी आगे उसकी इस योजना में सम्मिलित होने के लिए चल पड़ा।
बस अभी इतना ही, आगे की बात अगली क्लास में। प्रिय छात्राओं, आज पुनः उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए बात को आरंभ करता हूँ। पूस की रात एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि जिसके संदर्भ में जितनी दृष्टिकोण से जितनी सारी बात की जाए कम ही है। और यह बात कहानी के कथानक के साथ चलते चलते चलेंगे तो और बेहतर ढंग से इस पर हम बात कर पाएंगे। पिछली क्लास में, या यूँ कहो पिछले व्याख्यान में, मैंने यह समझाने, या यूँ कहें कि खुद भी समझने का यह प्रयत्न किया था कि प्रेमचंद कैसे एक अनोखे रचनाकार हैं जो मनुष्य और जानवर के साहचर्य को इस कहानी में व्यक्त करते हैं जबरा कुत्ते के माध्यम से। और उन दोनों में किस तरीके से एक खास किस्म का आत्मी और मैत्री भाव है जिसके तहत उनके मिलन का सुख एक स्वर्गिक आनंद में बदल जाता है। एक और बात इसके आगे जो खुलती है, इस व्याख्यान के आगे, वो है कर्तव्य बोध। जब मैत्री और साहचर्य भाव साथ साथ होता है तो अपने आप कर्तव्य बोध एक सहज बोध के रूप में दोनों में आ जाता है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो मनुष्य हो। मनुष्य में थोड़ा सा विवेक का आलंबन ऐसा है कि जो चीज़ों के महत्व का विश्लेषण तो कर ले जाता है, लेकिन जानवर लगभग लगभग सीधी सीधी बात समझता है और सीधी सीधी बात के तहत अपना कर्तव्य बोध का निर्वाह करता है। मैंने बताया कि दोनों ही बिल्कुल ठंड में पड़े हुए हैं, बिल्कुल ठंड से सिकुड़ रहे हैं और साथ ही साथ उस ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से आत्मीय भाव में एक बार लिपट तक जाते हैं। इसी बीच यह घटित होता है कि जबरा को यह पता चलता है कि खेत में कुछ जानवर घुस आए हैं। वह तुरंत ठंड भूल जाता है। अब हल्कू थोड़ा आलस करता है लेकिन वो ठंड को नहीं भुला पाता, लेकिन जबरा के कर्तव्य बोध में ऐसी चेतना आती है कि इस कर्तव्य बोध के कारण वह तुरंत छलांग मारकर उतर जाता है और खेत के चारों ओर जोर जोर से भौंकना शुरू करता है ताकि ये जानवर भाग जाए और खेत बच जाए। वास्तव में घर से जबरा और हल्कू दोनों ही खेत की रक्षा के लिए आए हुए हैं। इस भाव को और ठंड के कारण दोनों सिकुड़ रहे हैं और हल्कू तो एक बार उस ठंड के कारण अपने कर्तव्य बोध से च्युत सा हो जाता है, लेकिन जबरा में कर्तव्य बोध इतना जबरदस्त है कि वो अपने कर्तव्य बोध से नहीं भागता है, हल्कू की तरह कर्तव्य बोध से च्युत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जबरा बार बार भड़कता रहता है। यहाँ पर एक अद्भुत किस्म की इच्छा शक्ति देखने को मिलती है, चाहे वो जानवर ही क्यों न हो, उसमें अगर उत्कृष्टतम इच्छा शक्ति होती है तो वो सब कुछ भूलकर कर्तव्य बोध के पथ पर अग्रसर हो सकता है। इसकी ओर प्रेमचंद इशारा करते हैं कि वैसी ही ठंड हल्कू को लग रही है और वैसी ही ठंड जबरा को भी लग रही है, लेकिन जबरा दौड़ दौड़ कर भूखने लगता है। और इस ठंड से बचाने के निमित्त हल्कू उसे बुकलाता भी है, लेकिन वो अपने कर्तव्य बोध से च्युत नहीं होता है और वो
बार बार दौड़कर उन जानवरों को भगाने के निमित्त भौंकता रहता है। प्रेमचंद लिखते हैं कि ऐसा प्रेमचंद लिखते हैं कि यह वर्णन प्रेमचंद की दृष्टि में देखें केवल भूखने का। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, प्यार पूर्वक को बुलाता है कि मत जाओ, कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो अपने कर्तव्य बोध पर डला रहता है, चुमकार करके बुलाता है, पर वह उसके पास ना आया, फिर भी वह उसके पास नहीं आता है। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत फिर दौड़ पड़ता। हल्कू के बुलाने पर एक क्षण के लिए वो आ जाता, लेकिन पुनः कर्तव्य की हुंकार उसके मन में ऐसी उठती कि फिर से उनको भगाने के लिए दौड़ने लगता है। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। जैसे मनुष्य के अरमान होते हैं कि यह चीज पालें, और उसकी वजह से उसमें अदम्य इच्छा शक्ति आती है, अदम्य उत्साह आ जाता है अरमान को पूरा करने का। उसी तरीके से हल्कू के इस जबरा कुत्ते के मन में अरमान सा जगता है कि यदि हम खेती की रक्षा के लिए आए हैं तो जानवरों से इस खेती को बचाना हमारा परम कर्तव्य है, और वह भूखता दौड़ता है। इधर हल्कू की क्या स्थिति है, इस हवा के कारण वह स्थिति क्या है, वह भी इस कारण उठ बैठता है। प्रेमचंद लिखते हैं कि हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती में मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। यह भाव यह है कि उठने के बावजूद उसकी स्थिति नहीं हुई कि जो जानवर घुसाया उसको जाकर के देखे और देख करके उसमें जबरा का साथ दे और उनको भगाए। बस वह केवल उठ गया और दोनों घुटनों को बिल्कुल छाती में मिलाकर उसमें छिपा लिया कि इससे शायद थोड़ी सी गर्माहट पैदा हो। देखते हैं क्या होता है, क्या ऐसा होता है। प्रेमचंद खुद लिखते हैं, फिर भी ठंड कम न हुई। ये कोशिश किया कि थोड़ा सा गर्मी शरीर में आए तो शायद जाकर के भगाए, लेकिन यह कोशिश कामयाब नहीं रही, ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था, ये प्रेमचंद के शब्द में दोहरा रहा हूं, कोट अनकोट, ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। भाई आखिर जाए भी कैसे, ठंड से उसके शरीर का सारा खून जम सा गया है। और आगे प्रेमचंद के शब्दों में, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। क्या शब्द का प्रयोग है। जो शरीर की धमनियां हैं, नसें हैं, उसमें खून की जगह ऐसा जान पड़ता है जैसे बर्फ बह रहा हो, हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। कुल मिला के रात तो काटनी है। अब कर्तव्य बोध जो है अलग रूप में परिवर्तित हो जाता है, एक ऐसी जिम्मेदारी में परिवर्तित हो जाता है कि जानवर से बचाना खेती के लिए खेत को वह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। खेत को बचाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस ठंड से अपनी जान बचाना है। और इस ठंड से जान कब बचेगी, जब रात पूरी हो जाएगी। इसलिए वह ये देखना चाहता है कि आखिर रात कब बीतेगी। और रात बीतने के लिए पुरानी पद्धति जो है, आसमान देखकर, चांद देखकर यह अंदाजा लगाते थे कि कितनी रात अभी बाकी है। हल्कू के यहाँ हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उसकी इस दिनहीन दशा और स्थिति के भीतर उसके पास उस जमाने में घड़ी भी रही होगी कि समय देखकर, घड़ी में समय देखकर यह जान सके कि ऐसा है कि अभी रात कितनी बाकी है। इसलिए वो आसमान की ओर देखता और उसको वह पता लगाना चाहता है कि अभी रात कितनी बाकी है। तो चांद और तारों के माध्यम से यह पता चलता है। तो देखता क्या है, सप्तर्षि अभी आकाश में आए भी आधे भी नहीं चढ़े। इससे अंदाज लगेगा कितनी रात बीत गई, यानी कि अभी आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब ही कहीं सवेरा होगा। यह सवेरा में एक संकेत भी है कि सप्तर्षि ऊपर आए तब सवेरा होगा, यानी कि केवल रात ही नहीं बीतेगी,
जब सुबह होगी तो अपने आप इस ठंड से निजात मिलेगी, और जब इस ठंड से निजात मिलेगी तो शायद हल्कू और जबरा के जीवन का भी सवेरा हो। अभी पहर से ऊपर रात है, अभी रात काफी बाकी है, पहर से ऊपर है। तो अब भाई रात तो काटनी ही पड़ेगी, सवेरे तक का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए अब हल्कू अपने जान बचाने के लिए, अपने और जबरा को सुख देने के निमित्त खेत को बचाने की चेतना के बजाय ठंड को मिटाने की चेतना से युक्त हो जाता है। तो खेत से थोड़ी दूर पर वहां पर एक आमों का बाग था, और मौसम में थोड़ा सा पतझड़ शुरू हो गया था, और आग और शीतलता यानी ठंड का आपस में 36 का रिश्ता है। तो अगर हल्कू को अपने ठंड से बचना है तो उसके लिए आग का इंतजाम करना है। तो परंपरागत तरीके को ये देखता है और सोचता है कि वहीं खेत में, आम के खेत में चलते हैं, उसकी सूखी पत्तियां कुछ इकट्ठा करते हैं और किसी तरीके से हम आग जलाते हैं जिससे ठंड को भगाया जा सके। यह नुस्खा काम आता है। वह जाता है और वहां पे पत्तियों को थोड़ा सा बटोरता है हिम्मत करने के। अब देखो, पहला काम तो यह है कि वो पहले खेत को रक्षा जानवरों से करे, उसके लिए डंडे आदि से उनको भगाए। इस काम को छोड़ देता है। उससे बेहतर लगता है कि वो अपने आप को बचाए। वो बचाने के लिए बगल के खेत में जाता है, और वहाँ अरहर लगी हुई है। और अरहर में एक खास बात है कि एक दो उसमें ऐसी झाड़ होती है कि उस झाड़ से हम झाड़ू का काम उस अरहर से ले सकते हैं, और उसको उससे पत्तियों को बटोर लेते हैं। हल्कू ऐसा ही करता है, उनको बटोरता है। यानी कि वह भूल जाता है कि उसके खेत में जानवर घुस गए हैं और वो खेत को चर रहे हैं, खेत का नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब उसको समझ में आता है, जब वो उसको लेके आता है तब वो उसको लगता है कि यहीं चलते हैं, खूब सारी पत्तियां जलाऊं, उससे आग निकलेगी और उसको तापूं। लेकिन कोई भी स्थिति हो, वो इन चीजों से समझौता नहीं करना चाहता, बल्कि वो ये भी कह रहा है कि ऐसा करते हुए देख करके हो सकता है कि कोई उसे भूत समझ ले, लेकिन फिर भी कुछ भी समझे, अब बैठा नहीं रहा जाता है। अर्थात कुल मिलाकर ये बैठा नहीं रहा जाता। इस यह चेतना इस बात की नहीं है कि कुछ किए बिना रहा नहीं जाता, कुछ काम करना है, बल्कि उसके पीछे चेतना ये है कि किसी तरीके से वो गर्माहट लानी है जिसके द्वारा वह अपनी ठंड को दूर कर सके। उसने उखाड़ लिया और झाड़ू लगा करके पत्ते इकट्ठा शुरू कर दिए। अब इस काम में उसको एक और जरूरत है, उसको अपनी ठंड नहीं, जबरा की भी ठंड मिटानी थी। उसने पौधे उखाड़ लिए, उनका एक झाड़ू बनाया और सुलगता हुआ उपला उस लिए बगीचे की तरफ चला गया। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। अब जबरा भी उसके पास आ जाता है और उसे देख करके वो सोचता है कि खेत की रक्षा के लिए पास आ रहा, वो जानवरों को भगा देता है, देगा, उसकी जिम्मेदारी खत्म होगी। इस हिसाब से उसके पास आता है और उसको प्यार से दिखाने, प्यार जताने के लिए वो दुम हिलाने लगता है। हल्कू उस भावना को समझता है और वो कहता है कि भाई, ये जानवर भगाना बहुत बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ठंड के कारण रात बिताना बड़ा मुश्किल हो रहा है। खुद प्रेमचंद के शब्दों में कहते हैं, हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू। जबरा कुत्ता के लिए कैसा संबोधन, उत्कृष्ट संबोधन, जबरू संबोधन का चिन्ह। चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें, टांटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। यानी थोड़ी सी गर्माहट आ जाएगी, उसको ताप लेंगे, थोड़ा सा वो हो जाएगा, फिर आकर के सोएंगे, ये सब छोड़ो। अभी तो रात बहुत है। यानी थोड़ी बहुत रात होती तो चलो इसको भगा करके दिन हो जाता, गर्माहट आ जाती है, लेकिन बहुत रात काटनी है, इसलिए सबसे पहले शरीर में गर्मी लाना चाहिए। जबरा ने कूकू करके सहमति प्रकट की। यानी कि जबरा भी अब थक चुका था, ठंड ज्यादा लग रही थी,
और उसने कुकू करके हल्कू की बात से सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। यानी हल्कू के साथ साथ वो भी आगे उसकी इस योजना में सम्मिलित होने के लिए चल पड़ा। बस अभी इतना ही, आगे की बात अगली क्लास में।